हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन पर। और आज के इस वीडियो सेशन में हम अपनी एक सीरीज़ शुरू करेंगे मनोविज्ञान की, जिसमें हम सारी चीज़ें बात करेंगे जो भी आपके टेट एग्ज़ाम्स में या सीटेट के एग्ज़ाम में मनोविज्ञान से रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं सभी पर बात करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं, अपने सीधे कंटेंट पर आते हैं। हमें क्या पढ़ना है आज। आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, जैसे मैंने इस पर लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान का अर्थ। आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। अब देखिए, जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या हम कोई भी जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका हमें कुछ ना कुछ एक आधारभूत अर्थ हमें समझ में आना चाहिए कि भाई इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस चीज़ को पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई हमें साइकोलॉजी पढ़नी है। अब साइकोलॉजी हमें क्या सिखाना चाहता है, साइकोलॉजी हमें क्या बताना चाहता है जिसकी वजह से हमारे शिक्षण के स्तर में सुधार आएगा। तो वही चीज़ हम इसमें समझने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, या कहीं हिंदी में मनोविज्ञान का अर्थ। अच्छा, इसके अर्थ को समझने के लिए हम जो इसका हिंदी में जो रूपांतरण है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान, उसको ना लेकर हम इसके इंग्लिश के शब्द को ही लेकर चलेंगे। तो देखिए क्या क्या चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि साइकोलॉजी जो है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकोलॉजी जो है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो भाई साहब ये बना है आपका साइकी प्लस लोगोस। साइकी प्लस लोगोस, ये दो शब्द हैं जिनसे मिलकर आपका जो है साइकोलॉजी शब्द या बना है। ठीक है। अब इसमें अगर मैं साइकी की बात करूं, इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि साइकी का क्या मीनिंग होता है, तो इसमें भाई साहब साइकी का मीनिंग होता है सोल। इसमें साइकी का मीनिंग होता है सोल, यानी कि आत्मा। इसमें साइकी का मीनिंग होता है सोल, यानी कि आत्मा। वहीं अगर मैं लोगोस की बात करूं, तो लोगोस का मीनिंग होता है जी स्टडी। लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। अगर मैं आपसे बात करूं साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो सबसे पहली बात साइकी और लोगोस से मिलकर बना है। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साइकी का क्या मीनिंग होता है, तो साइकी का मीनिंग होता है सोल, यानी कि आत्मा। वहीं लोगोस के मीनिंग की बात करी जाए तो लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। अच्छा, यहाँ से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई साहब ये दोनों शब्द किस भाषा से लिए गए हैं, तो दोनों ही शब्द जो लिए गए हैं आपके ग्रीक लेटर वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। ग्रीक लैंग्वेज से ये शब्द लिए गए हैं। ये चीज़ पूछी भी गई है कई बार टेट के एग्ज़ाम में, सीटेट वगैरह में ये चीज़ पूछी गई है कि भाई साहब साइकोलॉजी जो शब्द है या मनोविज्ञान जो शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो हिंदी में भी आपको यही लिख कर देंगे, वो साइकी और लोगोस ही, इस बात से बेफिक्र रहें। ठीक है। अब हमने ये बात समझी कि भाई साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। दोनों ही शब्द किस भाषा से लिए गए हैं, तो भाई साहब ये लिए गए हैं ग्रीक भाषा से, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। तो यहीं से अब अगर मैं आपसे इसकी डेफिनेशन पूछना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी। तो इस शब्द के आधार पर ही इसकी सबसे पहली जो परिभाषा बनी थी, इसकी जो सबसे पहली परिभाषा जो मानी गई थी वो यही थी कि व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोल, या मैं कहूँ आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। इतनी बात क्लियर। इस परिभाषा को समर्थन देने में कुछ लोग थे, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो थे प्लेटो। उस समय के बहुत बड़े दार्शनिक ये रहे, प्लेटो और अरिस्टोटल। दोनों ही नाम आप वाकिफ़ होंगे, दोनों ही नामों से आप जानते होंगे, रूबरू भी होंगे दोनों ही नामों से। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो साइकोलॉजी की सबसे पहली जो परिभाषा हुई वो यही हुई, द स्टडी ऑफ सोल। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन क्या हुआ कि भाई परिभाषा तो हमें मिल गई, कुछ समय तक ये परिभाषा रही भी, लेकिन कुछ समय बाद इस परिभाषा को क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया, खारिज कर दिया गया।
कुछ समय बाद क्या किया गया, इस परिभाषा को अमान्य कर दिया गया, यानी कि खारिज कर दिया गया। अब खारिज क्यों कर दिया गया, उसकी क्या वजह थी, उसका भी तो कुछ कारण रहा होगा या नहीं, कि भाई आपने एक परिभाषा हमको दी, आपने परिभाषा भी हमको सही दी कि भाई साइकी का अर्थ सोल होता है। भाई साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस, जिसमें साइकी का अर्थ होता है सोल। तो इस आधार पर तो साइकोलॉजी की परिभाषा बिल्कुल सही बैठती है। लेकिन इसके गिरने का क्या कारण रहा, इसके अमान्य होने का क्या कारण रहा। तो कॉमन सी एक बात आप खुद सोचिए कि अगर मैं आपसे ही पूछूं, क्या आपने कभी किसी आत्मा का रंग, रूप, आकार देखा है, या कभी आप उसको पकड़ पाए, छू पाए? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं किया, हमें पता ही नहीं है वो कैसी है, वो एक अमूर्त चीज़ है। आप उस चीज़ के बारे में बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो चीज़ है कैसी, वो दिखती कैसी है, वो काम कैसे करती है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, और उसको टच भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उसका अध्ययन कैसे करेंगे भाई साहब, आप उसका अध्ययन कैसे करेंगे? तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहा कि भाई साहब ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल भी समझने वाली नहीं है। मतलब कि स्टडी ऑफ सोल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से ये परिभाषा हमको मिली थी और इस परिभाषा को खारिज करने का कारण भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन परिभाषा तो हमें चाहिए। अब परिभाषा हमें चाहिए तो भाई साहब क्या हुआ कि 17वीं 18वीं शताब्दी के समय आते आते, अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, 17वीं 18वीं शताब्दी के समय आते आते इस साइकी के अर्थ में अंतर किया गया और इसको मन माना जाने लगा। इस साइकी के अर्थ में अंतर किया गया, अब सोल न मानकर इसको मन माना जाने लगा। तो जैसे ही शब्द का अर्थ बदला, जैसे ही शब्द का अर्थ बदला, वैसे ही परिभाषा भी बदल गई और अब कहा जाने लगा द स्टडी ऑफ माइंड। अच्छा, यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, क्या कभी आपसे इंडिविजुअली पूछ लिया क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकी, तो आप हमेशा आत्मा ही बताएंगे, मन नहीं बताएंगे। अर्थ इसका हमेशा आत्मा ही बताया जाएगा जब आपके पास क्वेश्चन आया तो। लेकिन हमने बात की कि भाई 17वीं 18वीं शताब्दी के समय आते आते साइकी के अर्थ को बदल दिया गया। कुछ लोग मानने लगे कि भैया ये इसका अर्थ होना चाहिए मन, अब वो परसेंटेज थी ज़्यादा, तो उस वजह से इस परिभाषा का भी स्वरूप बदला कि भाई साइकी का अर्थ अगर माइंड है तो इस साइकोलॉजी का अर्थ होना चाहिए स्टडी ऑफ माइंड। तो हमें दूसरी परिभाषा मिली यहाँ से कि व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ माइंड। इस परिभाषा को सपोर्ट करने में भी कुछ लोग रहे, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण थे जैसे कांट, होब्स और जी आपके जॉन लॉक। उसमें इन महाशय जी को थोड़ा सा याद रखें, ये इन्होंने एक टर्म दी थी हमको टैबुला रसा। टैबुला रासा क्या है मीनिंग इस टैबुला रासा का? इसका मतलब है कोरी स्लेट, या मैं कहूँ एक ब्लैंक पेपर, बिल्कुल कोरा पेपर। इन्होंने कहा कि बच्चा जब जन्म लेता है, जब वो इस दुनिया में आता है, तो वो एक बिल्कुल कोरी स्लेट के समान होता है। आप जो चाहें वो उसके मस्तिष्क में डाल सकते हैं, आप जो चाहें उसको बना सकते हैं। तो ये टैबुला रसा जो दिया गया था टर्म किसके द्वारा दिया गया? जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। इसका मीनिंग क्या है? कोरी स्लेट। और DSSB के एग्ज़ाम में, प्राइमरी के एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी भी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो अभी तक हमने बात करी कि भैया मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी हमने स्टार्ट किया। हमने देखा कि भाई साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। दोनों ही शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है स्टडी। तो उसी आधार पर, शब्द के अर्थ के आधार पर हमें परिभाषा मिली सबसे पहले स्टडी ऑफ सोल। लेकिन इस परिभाषा को खारिज कर दिया गया। मैंने आपको कारण बताया क्यों किया गया।
17वीं 18वीं शताब्दी के समय आते आते साइकी के अर्थ में अंतर माना जाने लगा, इसको माइंड माना जाने लगा, इसके अर्थ को मन माना जाने लगा। तो शब्द के अर्थ में बदलाव हुआ, तभी हमें एक नई और परिभाषा मिली, स्टडी ऑफ माइंड। इसको कुछ ऐसे कुछ महत्वपूर्ण हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, कुछ ये महत्वपूर्ण नाम थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि भाई सब मन का अध्ययन होना चाहिए। लेकिन इस परिभाषा को भी कुछ समय बाद गिराया गया, इस परिभाषा को भी कुछ समय बाद अमान्य कर दिया गया। अब इसे क्यों अमान्य करा गया? तो अगर मैं आपसे मन की बात करूं, अगर मैं आपसे मन की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग, आपके इस वक्त चित्त में आपको कहीं ना कहीं बात आ रही होगी कि हम यहाँ की बात करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं इसको खोल के इसमें से जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसे बाहर निकाल दूं तो उसे तो आप देख रहे हो, उसे तो आप देख रहे हो, समझ रहे हो कि भाई कैसा दिखता है, क्या है ये, लेकिन ये फंक्शन कैसे कर रहा है नहीं समझ पा रहे। यानी कि मस्तिष्क हमारा एक स्ट्रक्चरल पार्ट है और मन हमारा एक फंक्शनल यूनिट है, और मन के बारे में भी एक अमूर्तता ही है। आप इसके बारे में नहीं पता पा रहे कि कैसा ये दिखता है, क्या इसका रंग है, रूप आकार क्या है, कैसे काम कर रहा है, आप नहीं बता पा रहे हैं। इवन आप मेरे मन में क्या चल रहा है या आपके मन में क्या चल रहा है या किसी दूसरे तीसरे पर्सन के मन में क्या चल रहा है, आप नहीं बता सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अस्पष्टता यहाँ पर भी थी। इसी वजह से इस परिभाषा को भी क्या किया गया, खत्म कर दिया गया, या मैं कहूँ खारिज कर दिया गया। अब परिभाषा की तो हमें ज़रूरत थी, अब परिभाषा कैसे मिले? तो ये 1879 का समय था। क्या समय था जी? इधर को इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। 1879 ईस्वी के समय था, 1879 ईस्वी का टाइम था। और 1879 में 1879 में क्या होता है, एक विल्हेम वुंट नाम के साइकोलॉजिस्ट थे, विल्हेम वुंट, WUNDT। विल्हेम वुंट नाम के एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, विल्हेम वुंट नाम के जो ये साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी थी, लिप्जिग यूनिवर्सिटी, उसमें इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिप्जिग यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। किन्होंने? विल्हेम वुंट ने। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला विल्हेम वुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1879 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? जर्मनी में की गई थी। जर्मनी में किस जगह की गई थी? तो लिप्जिग यूनिवर्सिटी थी। ठीक है जी। और इसी लिप्जिग यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर अब हो गया है जी कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, इस बात को भी ध्यान रखें। अब यहाँ पर क्या बदलाव हुआ, जैसे ही हमको एक लेबोरेटरी मिली साइकोलॉजी की एक हमें प्रयोगशाला जैसे ही स्थापित हुई, तो जी साइकोलॉजी जो था अब एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर इसने अपनी एक पहचान बना ली थी। अभी इससे पहले, इस टाइम से पहले क्या था कि साइकोलॉजी जो था फिलॉसफी का पार्ट था, मनोविज्ञान जो था ये दर्शन शास्त्र का पार्ट था। इवन जितने भी हमें सब्जेक्ट्स मिले हैं, जितने भी हम विषयों का अध्ययन करते हैं, वो सभी फिलॉसफी से ही निकले हैं। धीरे धीरे सभी ने अपनी एक पहचान बनाई। इसी प्रकार 1879 से पहले, जब तक ये लेबोरेटरी स्थापित नहीं होती है विल्हेम वुंट के द्वारा, तब तक साइकोलॉजी क्या था? फिलॉसफी का ही पार्ट था। और अब जैसे ही ये जो लेबोरेटरी स्थापित होती है, अब ये एक सेपरेट, या मैं कहूँ एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पर इसने अपनी एक पहचान बना ली थी। अब लेबोरेटरी स्थापित हुई है तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो होना था। यानी कि अब लेबोरेटरी में क्या हो रहे हैं? अब प्रयोग हो रहे हैं। अब लेबोरेटरी में
क्या हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं। और प्रयोगों के आधार पर ही कुछ समय बाद प्रयोगों के आधार पर ही हमें एक परिभाषा दी गई विलियम वुड के द्वारा। किसके द्वारा दी गई, विलियम वुड के द्वारा। सबसे पहले जो परिभाषा दी गई, मतलब वो बात जो कही गई सबसे पहले, वो विलियम वुड के द्वारा दी गई थी। तो अगर ऑप्शन में विलियम वुड होगा तो विलियम वुड ही लगाना है, लेकिन अगर वुड ना हो तो वुंट होगा तो फिर वुंट ही लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमें परिभाषा मिली द स्टडी ऑफ, उन्होंने बोला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना का अध्ययन। अब कहा जाने लगा कि भाई साहब साइकोलॉजी का अर्थ होना चाहिए चेतना का अध्ययन, यानी कि कॉन्शियसनेस। अब ये कॉन्शियसनेस क्या है, तो कॉन्शियसनेस, चेतना जी वो चीज़ होती है जो हम अपनी एक जागृत अवस्था में करते हैं और इमीडिएट जो एक्शंस हम करते हैं। अभी हमारे आसपास जो भी चीज़ हो रही है उसको देखकर सुनकर जो भी हमने उस पर एक्शन किया वही हमारी कॉन्शियसनेस कहलाती है। लेकिन अब ये बात कुछ ना कुछ समझ में आ रही थी कि हाँ सही बात है यार, कि ये बात सही है कि भाई कॉन्शियसनेस होना चाहिए, लेकिन इस परिभाषा को भी ख़त्म कर दिया गया। अब क्यों किया गया, तो जी हमारे एक मनोवैज्ञानिक रहे सिगमंड फ्रायड, और उन्होंने मानव मस्तिष्क पर काम किया और उन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर एक थ्योरी दी जिसे हम बोलते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी। पढ़ेंगे जब थ्योरी तो बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, अभी मैं थोड़ा सा रफली आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने अपनी थ्योरी के आधार पर बताया कि भाई मानव मस्तिष्क के 3 पार्ट्स हैं, एक तरीके से आप पार्ट समझिए कि एक है आपका कॉन्शियस, एक है सबकॉन्शियस और एक है अनकॉन्शियस। और इन तीनों के अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो मानव जो काम कर रहा है या उसका जो 90% जो एक्शंस हो रहे हैं वो अनकॉन्शियस पर डिपेंड है। अब ये अनकॉन्शियस क्या है, तो अनकॉन्शियस वो चीज़ होती है कि हमारे कुछ ऐसे डिज़ायर्स होते हैं या हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं नहीं हो पाती, लेकिन वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगती हैं। अब स्टोर होने लगते हैं, नहीं मिल पा रही तो असंतुलन की भी अवस्था आनी चाहिए। अब वो सारी चीज़ें तो थ्योरी में पढ़ेंगे कि भैया ये असंतुलन की अवस्था कैसे कंट्रोल होती है, उसमें ईगो वगैरह में पढ़ेंगे। लेकिन इन्होंने बताया कि भाई अनकॉन्शियस माइंड पर जो है 90% ह्यूमन एक्शंस भी डिपेंड कर रहे हैं और आप केवल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस का इतना रोल नहीं है, मेन रोल है अनकॉन्शियस का, जिसकी आप बात ही नहीं कर रहे हो। और या इसको ऐसे समझो, जब हमने आपको बताया कि भाई 3 चीज़ें हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, आपने एक चीज़ के बारे में तो बता दिया कि कॉन्शियसनेस पर डिपेंड कर रही है। अब इन 2 चीज़ों को भी तो डिपेंड हो, कुछ ना कुछ तो रोल होगा एक्शंस में, उसकी आप बात नहीं कर रहे हो। तो ये अस्पष्टता की बात नहीं चलेगी, आपको सभी चीज़ें साथ में लेकर चलनी पड़ेगी, उसके आधार पर ही कुछ चीज़ें बनेंगी। तो इसी आधार को रखते हुए इस परिभाषा को भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग तो हमें पता होना चाहिए। तो फिर आते हैं हमारे व्यवहारवादी लोग जो व्यवहार को पढ़ते हैं, जो व्यवहार को देखकर कहीं अपने निर्णय लेते हैं कि भाई ये किस तरह का व्यक्ति होगा, ये किस तरह की प्रवृत्ति रखता होगा। तो व्यवहार का अध्ययन करना इन चीज़ों को अध्ययन करने से काफ़ी आसान भी था। व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार के अनुसार किसी चीज़ को बताना, इन 3 चीज़ों के अनुसार बताने से, इन 3 चीज़ों को फॉलो करके बताने से ज़्यादा आसान था। आप किसी के बिहेवियर को देखकर आप किसी के बिहेवियर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं या बता सकते हैं कि भाई ये क्या है। किसी व्यक्ति के बिहेवियर को देखकर आप बता सकते हैं, या किसी व्यक्ति के बिहेवियर को देखकर आप उसके व्यवहार के अनुसार उसको सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो क्लास में बैठा हुआ गाना गा रहा है, तो आपने देखा यार गुनगुना रहा है, उसका व्यवहार है वो, तो आप उसके उस व्यवहार को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं आप व्यवहार को देखकर बता पा रहे हैं कि हाँ, कि भाई कोई किस प्रकार का है या वो किस प्रकार से चीज़ों को बेहतर कर सकता है। तो अंत में जो हमें परिभाषा मिली वो यही मिली, द स्टडी ऑफ
द स्टडी ऑफ बिहेवियर, या मैं ये कहूँ इसमें आपका ऐसे भी आ सकता है द स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन बिहेवियर, द स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर, यानी कि मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार के अध्ययन को ही हम क्या कहलाते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, या कहूँ मनोविज्ञान कहते हैं। इसको फॉलो करने में भाई साहब कुछ व्यवहारवादी जैसे कि पावलोव पढ़ेंगे इनके बारे में भी, जैसे कि आपके स्किनर साहब इनके बारे में भी देखेंगे, और जैसे कि आपके वॉटसन या मैं कहूँ जेबी वॉटसन। और अगर मैं जेबी वॉटसन को बोलूँ तो जेबी वॉटसन जी है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, आप लिख सकते हैं व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, वॉटसन को कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बिहेवियर। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है, या व्यवहारवाद का जनक या व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। तो अंत में जो परिभाषा हमको मिली वो क्या मिली कि स्टडी ऑफ बिहेवियर, या मैं कहूँ मानसिक प्रक्रियाओं, द स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ एंड ह्यूमन बिहेवियर इज नोन एज साइकोलॉजी, या मनोविज्ञान का अर्थ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ बिहेवियर, द स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार के अध्ययन को ही हम क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, साइकोलॉजी या कहें मनोविज्ञान कहते हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी, इतनी बात आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि भाई क्या है कहानी, किस प्रकार से ये आई। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई साइकोलॉजी क्या है, मीनिंग क्या है साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी को समझने के लिए हमने इसको तोड़ा, समझा कि भाई साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का अर्थ होता है सोल और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। दोनों ही शब्द किस भाषा से लिए गए हैं, ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, और ये बातें पूछी गई हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को, ग्रीक भाषा से ली गई है। अब साइकी का अर्थ था आत्मा, सोल का अर्थ था अध्ययन, तो इसी आधार पर एक परिभाषा का जन्म हुआ स्टडी ऑफ सोल। समर्थन करने में ये थे, लेकिन बात जम नहीं रही थी, कारण पे हम बात कर चुके हैं। उस आधार पर फिर 17वीं शताब्दी में इसका अर्थ मीनिंग माना जाने लगा, शब्द के अर्थ में बदलाव हुआ तो परिभाषा बदल गई, सपोर्टर्स निकले कुछ, उनमें से एक ये हमने बताया टेबुलर रसा का मीनिंग कोरिसलेट। इसके बाद इस परिभाषा को भी ख़त्म किया गया कि ये भी हमारे लिए एक अमूर्त चीज़ है, हम नहीं बता सकते मन के बारे में कोई खास इतना, तो जब बता नहीं सकते अस्पष्ट बातें हैं तो नहीं बन पाएगी बात। फिर हमने कॉन्शियसनेस लेकर आए। कॉन्शियसनेस आने से पहले क्या हुआ कि 1879 में विल्हेम वुंड के द्वारा जर्मनी की लिप्जिग यूनिवर्सिटी में जो है एक लेबोरेटरी स्थापित की गई, किसकी, मनोविज्ञान की, जो कि पहली लेबोरेटरी थी। और यहीं से इस साइकोलॉजी ने एक अपना एक स्वतंत्र रूप लिया जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में हुआ, और फिर ये फिलॉसफी का पार्ट नहीं रही। अध्ययनों के आधार पर जो है हमें परिभाषा दी गई स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, किसके द्वारा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विलियम वुड के द्वारा ये सबसे पहले बात कही गई थी कि भाई साहब ये स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का अध्ययन ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ये होगा, फिर ये लग जाएगा, ठीक है, लेकिन मेन प्रायोरिटी यही रहेगी। अच्छा जी, अब ये परिभाषा भी खत्म की गई, क्यों की गई, मैंने आपको बताया सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बात बताई थी अपनी थ्योरी में। उसके बाद अब आए हमारे व्यवहारवादी और इन्होंने बताया कि भाई साहब स्टडी ऑफ बिहेवियर ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। यानी आप किसी के ह्यूमन बिहेवियर को या किसी के व्यवहार को काफ़ी आसानी से पढ़ पा रहे हैं, उसकी हरकतों के अनुसार आप कुछ ना कुछ बता पा रहे हैं कि भाई ये किस प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है, ठीक है जी। और ये 99.9% बात फिट भी बैठती है। तो आज के मॉडर्न टाइम में जो परिभाषा है साइकोलॉजी की वो क्या है, द स्टडी ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार का अध्ययन। तो आप इस बात को नोट करें, वीडियो को पॉज करके, इसके बाद आगे की बातें हम देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। तो
इतनी बात आपने समझ ली, इतनी बात आपने नोट कर ली कि भाई क्या है साइकोलॉजी का अर्थ। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई साहब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, या मैं कहूँ मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि भाई मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन करना। ठीक है जी, व्यवहार के अध्ययन करने को ही हम क्या कहलाते हैं, कहते हैं मनोविज्ञान कहते हैं, या फिर मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार के अध्ययन को ही हम साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहते हैं। अब मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, कि भाई साहब एजुकेशन साइकोलॉजी, या मैं कहूँ हिंदी में शिक्षा मनोविज्ञान, इसका क्या मीनिंग होना चाहिए? पढ़ते हैं ना भाई हम, एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना हम, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो इसका क्या अर्थ होना चाहिए? आई होप आप बता पा रहे होंगे, आप बातों को समझ पा रहे होंगे। जब एक बच्चा स्कूल में आता है पहली बार, तो स्कूल में आने के बाद कुछ समय बाद, और स्कूल में ना आने से पहले, यानी कि पहले उसके बिहेवियर किस प्रकार से था, पहले वो किस प्रकार से व्यवहार करता था, और स्कूल में आने के बाद उसके व्यवहार में क्या क्या चेंजेस आए हैं, यानी उसके व्यवहार में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, उसी के अध्ययन करने को ही हम क्या कहते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। यानी कि शिक्षा से आपका क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, यानी बच्चा जब शिक्षा ले रहा है तो उसके व्यवहार में क्या आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसके व्यवहार में चेंजेस आ रहे हैं, और उन्हीं चेंजेस के अध्ययन कौन करवा रहा है हमसे, साइकोलॉजी सिखा रही है हमें, द स्टडी ऑफ बिहेवियर। यानी अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान क्या क्या अर्थ है, यानी कि शिक्षा के द्वारा आए हुए व्यवहार में परिवर्तन के अध्ययन करने को ही हम क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ओके जी, इतनी बात आपको क्लियर हुई, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई ना कि भाई एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, कि भाई शिक्षा से बच्चे के व्यवहार में क्या आ रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है, उसी के अध्ययन करने को ही हम क्या कहते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी कहते हैं। क्लियर? इसको मैंने यहीं पे कर दिया, आप इसको नोट कर लेना। एक और बात समझेंगे क्या, कि आपसे पूछ लिया जाएगा पैटर्न, आपसे पैटर्न पूछ लिया जाएगा कि भाई जो साइकोलॉजी की जो परिभाषाओं में जो परिवर्तन हुआ वो किस पैटर्न में हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ आप जानते हैं, सबसे पहले द स्टडी ऑफ सोल, फिर इसके बाद, या इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ केवल, कि भाई आपसे पैटर्न पूछेगा, सबसे पहले कहा गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ सोल। इसके बाद जब इसको खारिज किया गया, स्टडी ऑफ माइंड। इसके बाद जब खारिज हुआ तो फिर क्या कहा गया, कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना का अध्ययन कहा जाने लगा, और अंत में इसको व्यवहार का अध्ययन कहा गया, अंत में इसको व्यवहार का अध्ययन बोला गया, यानी कि बिहेवियर का स्टडी बोली गई, कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो आपको ये पैटर्न याद रखना है कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज़ व्यवहार का अध्ययन, बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। लेकिन आपसे पूछे सीक्वेंस पूछे तो सबसे पहले कहा गया आत्मा का अध्ययन, फिर मन का अध्ययन, फिर चेतना का अध्ययन, और अंत में इसको व्यवहार का अध्ययन बोला गया। आपको इसी में इधर उधर करके एक कुछ बना के दे देगा, आपको उसमें से पहचानना है कि भाई क्या इसकी सीक्वेंस रहा है। क्लियर बात? दूसरा, एक नाम याद रखेंगे, एक नाम याद रखेंगे, वुडवर्थ। इनका पूछ लिया जाता है कई बार। वुडवर्थ एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान ने, साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया,
साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन को त्यागा, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और अंत में उसने व्यवहार को अपनाया। तो ये परिभाषा कहने वाले या ये स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? ये स्टेटमेंट देने वाले थे वुडवर्थ। एक बार फिर से बोलता हूँ कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपनी मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और अंत में उसने व्यवहार को अपनाया। ये स्टेटमेंट